14 हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की बेंच हमारे तो नजदीक है, इलाहाबाद दूर है। हमें पूर्ण जो है हाईकोर्ट ही चाहिए। तो आपको कैसा लगा कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए प्रदेश के बंटवारे की? हमारी जो संस्कृति है उसे हमेशा कुचलने का काम डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी प्रदेश की सरकारों ने करा। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे वो एम्स की बात करें, तो दोनों एम्स पूर्वांचल में दे दी, रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स। 35 मेडिकल कॉलेज, हमें केवल 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए। IIT हमारे दौरे नहीं है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे दौरे नहीं है। पर हाँ, एक चीज तो है, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जैसा अगर हम देखें इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, तो लाइसेंस बांट दिए बहुत बड़ी तादाद में। कैराना लोकसभा की केवल वोट 17.5 लाख है, यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे रहे हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जन जन तक वे प्रतिनिधि पहुंच पाएंगे? वो क्योंकि रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देन है, तो मेरे पे रागनी बहुत आवे, हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि विलुप्त होगी। हेर सो पड़े है मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो, सो पड़े है मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हमारे मंच पर नितिन स्वामी जी हैं। नितिन स्वामी जी पश्चिमांचल विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और इनकी अपनी पूरी मांग है, अपना मूवमेंट है इनका कि वेस्ट यूपी का बंटवारा हो और उसको लेके इनका अपना गुणा भाग है। और बहुत सारे कितने लगभग 18 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जिसमें इन्होंने माना कि अगर ये 18 जिले मिलकर अगर प्रदेश अलग अलग होता है तो ये आने वाले समय में सबसे संपन्न स्टेट होगा। हालांकि यूँ तो अगर हम बात करें बंटवारे की तो आजकल बुंदेलखंड से भी आवाज़ उठी है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल से भी आवाज़ उठी है, लगातार पश्चिम से लगातार आवाज़ उठ रही है। और पूरे अगर इतिहास की बात करूँ तो पिछले 70 सालों से लगातार प्रदेश के बंटवारे को लेकर मांग चल रही है। यदा कदा कभी सरकारी अखबार में कुछ आता है कि प्रदेश बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई है, बावजूद इसके आज तक कुछ नहीं हुआ। तमाम जो संगठन है वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं नितिन स्वामी पश्चिमांचली से। नितिन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जो अपना मूवमेंट है अलग प्रदेश का, तो जरा एक बार आप बताएंगे कि उसमें कितने जिले हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलग जिले बता रखे, अनेकों संगठनों ने अलग अलग जिले बता रखे, लेकिन हम लोगों ने इसमें 8 जिले तो कोरवी क्षेत्र के, 4 जिले रुहेलखंड क्षेत्र के और 6 जिले ब्रज क्षेत्र के हैं। ये आगरा तक और इधर रामपुर तक रुहेलखंड तक है, इधर ये सहारनपुर बिजनौर तक है। 18 जिले जो है पश्चिमांचल में आते हैं। ये हमारा अपना एक जो है नक्शा है जिसे हमने पूरी सूझबूझ करके बनाया हुआ है। क्योंकि कुछ बार क्या है कि लोग कहें कि तुमने जो है मथुरा को क्यों जोड़ा, मथुरा के लोग तो जो है हमें अपना नहीं मानते। लेकिन अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर मथुरा के लोग हमें अपना ना मानते तो वे जयंत चौधरी को सांसद बना के नहीं भेजे थे, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। क्या अगर हम इन्हें जो है मछली शहर थे या किसी और क्षेत्र थे, लड़ा में वाराणसी थे, जयंत चौधरी जी को सांसद बना देंगे अन्य किसी को, तो यहाँ पे तो जो है मथुरा तो हमें खुद मानता है कि जो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्ट है। जी, कोई ऐसा भी डाटा है जब आप बात करते हैं कि चूंकि बड़ा प्रदेश है और बड़ा प्रदेश होने की वजह से हाई कोर्ट बहुत दूर है, जब हम हाई कोर्टों की बात करें, अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की भी राजधानी मतलब हाई कोर्ट हमसे कम होगा जितना उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो ये जो तमाम है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की दूरी बहुत कम है, हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर की दूरी बहुत कम है, दिल्ली हमारे पास में है, हम उत्तराखंड की बात करें तो उसकी राजधानी बहुत पास है, हिमाचल की बात करें तो उसकी राजधानी बहुत पास है, हरियाणा की बात करें तो उसकी भी राजधानी बहुत पास है, पंजाब की बात करें तो उसकी राजधानी का मतलब जो उनके हाई कोर्ट हैं। हाँ। और जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हाई कोर्ट 700 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें लगता है कि संसाधन बहुत कम है, तो बहुत सारे पेंडिंग में मामले, तो ये जो ऐसे इशू हैं न्याय वाले, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रदेश है, इसके लिए कहीं ना कहीं बाधित हैं। बिल्कुल। देखो, मैं बताऊं, जो मैंने खुद ते आंकलन किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, अगर हम देखें अपने यहाँ जहाँ हम बैठे, हमारे तक कितने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंच नज़दीक है, तो इसमें पता चले कि 14 हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंच हमारे तक नज़दीक है, इलाहाबाद दूर है, जिसमें 4 तो विदेश में ही है, 3 तो नेपाल की हाई कोर्ट की और एक जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद के नज़दीक है।
अगर हम बात करें 160 जजों की जो है कैपेसिटी है, अगर लखनऊ हाई कोर्ट बेंच की और उसकी बात करें, केवल 88 जजों की वहाँ पूर्ति है। अब तक जजों की भी पूर्ति वहाँ नहीं हो पाई। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो जब आप इतने 50-60 साल थे हमारे यहाँ के अधिवक्तागण केवल वे एक हाई कोर्ट की बेंच ही तो मांग रहे, चलो हम तो एक राज्य मांग रहे, वे तो एक हाई कोर्ट की बेंच मांग रहे, उन्हें आपने हाई कोर्ट की बेंच नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी जो है जा चुकी, स्वर्गवासी हो गई, उन्होंने इस चीज का वादा करा था, अटल जी ने इस चीज का वादा करा था, बल्कि एक कमेटी, एक आयोग बनाया गया था, उसने भी इस सिफारिश की थी कि जो है हाई कोर्ट की बेंच यहाँ देनी चाहिए। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली। एक स्टडी के अनुसार बताया जाता है कि फिलहाल 1 मई तक 10.5 लाख केस पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 10.5 लाख केस पेंडिंग का मतलब है अगर हमारे जजेस को संडे की छुट्टी, ईद, बकरीद, होली, दिवाली की छुट्टी भी काटते तो इन्हें 10 साल लग जाएंगे उन्हें सुलझाने के नाम की। इतने और कितने सारे केस आएंगे, तो उसका देखो आप कितना बड़ा भार होगा। अभी जैसा हाई कोर्ट है हमारे तो इतनी दूरी पे है, तो एक हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में या आगरा में स्थापित कर देनी चाहती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्होंने 250 किलोमीटर की महज दूरी पे लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच दे दी। फिर अगर कहे कि राजधानी में तो होनी बहुत जरूरी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अनेकों राज्य ऐसे हैं जहां पे हाई कोर्ट राजधानी में ना होकर के अलग उनमें है। एक आपको मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगा, हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ है, महाराष्ट्र की आबादी 13 करोड़ है, और उसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसी का ही कार्य क्षेत्र है गोवा, पणजी में भी एक हाई कोर्ट की बेंच है। अब तक एक हाई कोर्ट और 4 हाई कोर्ट की बेंच कोल्हापुर 18 अगस्त से जो है संचालित करी गई। कोल्हापुर में चौथी हाई कोर्ट की बेंच जो है दे दी गई। यानी कि अगर हम रेशो देखें तो 3 करोड़ के आसपास में एक हाई कोर्ट उन लोगों को मिल रहा है। हमें 12.5 करोड़ में एक हाई कोर्ट है, और वो भी इतनी दूर है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो मांग करते रहे, लेकिन इब्जा हमें हाई कोर्ट की बेंच नहीं चाहती, हमें पूर्ण जो है हाई कोर्ट ही चाह। तो आपकी अभी उम्र कब है, तो आपको कैसा लगा कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए प्रदेश के बंटवारे की? देखो, एक डॉक्टर अजय पवार है, उनसे मैं काफी इंस्पायर हूँ। मेरे कभी मुद्दा पश्चिमांचल रहा ही नहीं, 2 साल से 2.5 साल से मैं इस पर काम कर रहा। वे बतावे थे कि इतनी सारी चीजें हमें नहीं दी गई, वहां सारी दी गई। हमारी जो संस्कृति है उसे हमेशा कुचलने का काम डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी प्रदेश की सरकारों ने करा। केवल भाजपा सरकार को अगर हम इसके लिए दोषी ठहरावे तो उचित नहीं होगा। सपा सरकार रही बहुत बड़ी विरोधी रही इसकी, जो है इस मांग की सबसे बड़ी विरोधी अगर कहें तो सपा सरकार रही। उसके बाद भाजपा सरकार इसकी जो है सबसे बड़ी विरोधी है। हमने देखा कि अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे वो एम्स की बात करें, तो दोनों एम्स पूर्वांचल में दे दी, रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स। अब लोग कहें, जब हम कहें कि हमें एम्स दे दो, तो नु कहे थारे तो ऋषिकेश एम्स और दिल्ली एम्स नजदीक है। हम नु कह रहे रायबरेली ते महज 75 किलोमीटर की दूरी पे है लखनऊ, वहां 10 बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो एम्स के टक्कर के मानने जा। भाई झांसी की रानी के नाम पे भी है, 10 ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है। 70 किलोमीटर पे तो आप एक रायबरेली में एम्स दे रहे। चलो गोरखपुर 350 किलोमीटर बैठ रहा, वहां भी तुम एम्स दे रहे। अगर हम देखें इसके पीछे क्या इन्होंने जो फिट बैठा रखा है गणित, जब 2009 में प्रस्तावित हुआ था रायबरेली का एम्स, तो वहां पे सोनिया गांधी सांसद थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो है वहां से का अपने राजनीतिक जो उनका संसदीय क्षेत्र था वहां जो है उन्होंने एम्स बनवा दिया। 2016 में प्रस्तावित हुआ था ये, जब वहां पे सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, तो एम्स जो है प्रस्तावित हुआ था। 2019 में वो पूर्ण हुआ। तो योगी जी ने अपने गढ़ में ले लिया, क्योंकि वे भी कद्दावर नेता थे, सोनिया गांधी भी कद्दावर नेता थी, तो उसने अपने गढ़ में ले दिया। तो उन्होंने बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उसे उन्होंने कहीं भी, चलो मारे थे कोई घृणा है, मारे चलो एम्स मारे तो नजदीक है, तुम उसमें दे देते, रायबरेली की जगह तुम उसमें दे देते। बुंदेलखंड में तुमने तो बुंदेलखंड में बिन दिया। तो एम्स के पीछे इनका यही है, 35 मेडिकल कॉलेज, हमें केवल 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए। IIT हमारे दौरे नहीं है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे दौरे नहीं है। पर हाँ एक चीज तो है, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जैसा अगर हम देखें इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, तो लाइसेंस बांट दिए बहुत बड़ी तादाद में,
उधर आपको इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं मिले जितने यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। तो भेदभाव कहीं ना कहीं हर प्रकार से किया गया। तो उस भेदभाव को देखते हुए मैंने कहा मेरा ताउम्र केवल और केवल मुद्दा यही रहेगा पश्चिमांचल का। तो ये कैसे बनेगा? ये जब जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन, आपकी बातचीत होती है, लोगों से संवाद होता है? मेरी लोगों से इतनी बातचीत हो कि लोग इस मुद्दे पे मतलब कि सारी कौम, केवल ये नहीं कि जो ब्लेम लगाया जा कि जाट ही जाट इस पे जो है, या मुस्लिम ही मुस्लिम इस चीज पे एग्री है। सारी 36 की 36 बिरादरी है, जितनी और भी होंगी वे सारी की सारी एग्री है। 100% तो कोई किसी चीज पे एग्री नहीं होता, लेकिन जब हमें दिखता है तो सभी लोग इस पे एग्री करते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज का आकलन कि सभी लोग जुड़े हैं। प्रदेश का बंटवारा ना होने की वजह से ऐसे कौन से कोर समस्या है जिसका समाधान सिर्फ प्रदेश का बंटवारा है? एक तो पॉपुलेशन 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है। केवल 4 देश बड़े हैं जनसंख्या के मामले में। विश्व में 193 देश यूनाइटेड नेशन के जो है सदस्य हैं, केवल 4 देश बड़े हैं में इस उत्तर प्रदेश से 189 देश छोटे हैं। तो कितना बड़ा, मतलब कि ये एक प्रदेश है, वहाँ इतना बड़ा सिस्टम है, प्रधानमंत्री, फिर नीचे मेयर पेयर, बहुत अड़ंगा है। यहाँ तो केवल एक मुख्यमंत्री है सूबे का, और इतने बड़े प्रदेश को चलाना कोई हास्य खेल नहीं। मैं एक छोटा सा आपको बताऊं, आपका गाजियाबाद 82 देशों से बड़ा है जनसंख्या के मामले में। 82 देश, कोई वो भी नहीं, 82 देश, 7 स्टेट 7 स्टेट, हाँ, और 7 ही शायद केंद्र शासित प्रदेश। गाजियाबाद गोवा की आबादी और जनसंख्या 14.5 लाख है, मतलब वोट और जनसंख्या 14.5 लाख है। सिक्किम की 6.5 से 7 लाख है। वहां तो आप एक मुख्यमंत्री दे रहे हो। कैराना लोकसभा की केवल वोट 17.5 लाख है, यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे रहे हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जन जन तक वे प्रतिनिधि पहुंच पाएंगे? कोई रागनी आपने बना रखी है? मैंने रागनी नहीं बनाई, लेकिन हम लोग, क्योंकि रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देन है। दादा लक्ष्मीचंद भी ये बात कह रहे थे कि जो मेरा गुरु है, जैसा उनकी एक रागनी है गंगा जी के कंठारे पे, तो उनमें अपने गुरु का नाम ले रखा। तो मेरे पे रागनी बहुत आवे। हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि विलुप्त होगी। जैसे हमारे यहाँ पहले आला चलक रही थी, ढोला चलक रहा था, उड़ियारा भी चला, फिर सांग आए, फिर रागनी तो एक लेटेस्ट है और खत्म भी हो चुकी। तो उस पर मैं काम कर रहा था। पर अभी 1 अक्टूबर में, जिस दिन पश्चिमांचल विकास परिषद की जो है स्थापना थी, तो रागनी कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया था। और हमारा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, गली गलियों में हम लोग रागनी के कार्यक्रम करावें। रागनी एक दूसरे लोगों को जोड़ती है। जैसा महाभारत पहले जो है लोगों पे पढ़ा नहीं करे थे, तो वे क्या कर रहे थे कि रागनी के माध्यमों से सुनना ज्यादा पसंद करे थे। आदमी पढ़ने दे ज्यादा, या तो चलचित्र को ज्यादा बढ़िया देख सके, या सुनने वाली चीजों को जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जो है श्रव्य बढ़िया तरीके से कर सके। तो एक रागनी है भगत सिंह की, मैं सुनाऊं 2 लाइन? हाँ सुनाओ। जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी माँ जो है जेल में जाती है। भाई जैसा आज हमारी माँ है, हमारी माँ डर जाएगी अगर एक भी मुकदमा हो जाए। हालांकि मुझे 2 बार जेल हो चुकी। अगर एक भी मुकदमा हो जाए तो हमारी माँ डर जाएगी, लेकिन भगत सिंह की माँ नहीं डरी। तो वो जेल में जाके क्या और उत्साहित कर रही, बच्चे को प्रोत्साहित कर रही, क्या कह रही, हेरा सो पड़े है मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो। सो पड़े है मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंद में तेरे गीत सुन के कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी ऐसी संतान ने। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। वो तो पूरी रागनी आवे, ऐसी बात तो नहीं। ये जो अपना जो कार्य क्षेत्र है, जो 18 जिले आपने बताए,
18 जिलों में कार्यकारिणी पूरी बना दी आपने? 14 जिलों में। अच्छा। ब्रज क्षेत्र में अभी हम लोग बनाने लग रहे हैं, 1-2 जिले में वहाँ हुई। अब बल्कि एक पूरे जनवरी के माह में हम लोग अलग अलग जिलों में बड़ी बड़ी सभाएं भी 400 से 500 लोगों के बीच की करेंगे। तो आगामी प्लान क्या है अपना? आगामी प्लान है 2027 पश्चिमांचल में, विकास परिषद का 2027 में हम लोगों को ये जनता का मुद्दा बनाना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा। जो और बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग नाम है, चाहे मैं बहुत सारे जैसे कोई पश्चिमांचल विकास समिति के नाम से है, हरित प्रदेश के नाम से है, वेस्ट यूपी के नाम से है, उत्तम प्रदेश के नाम से है, दिल्ली प्रदेश के नाम से है, जैसा आपका पश्चिमांचल विकास परिषद के नाम से। तो क्या उन लोगों से भी कभी संवाद हुआ, कभी कोई ऐसी मीटिंग हुई है इकट्ठी में मीटिंग हुई थी अभी मुजफ्फरनगर में कुछ महीनों पहले, सांजक में सारे संगठन वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन दिक्कत ये है, हम लोग प्लानिंग तो बड़ी बड़ी कर लें लेकिन उसे हम लोग ग्राउंड पे नहीं कर रहे। आप उन संगठनों से भी जानकारी ले सकते हो, शायद हमारे से ज़्यादा कोई ग्राउंड पे नहीं है। हम लोग दिन रात इस मुद्दे पे लगे हुए हैं। तो क्या प्लान है? अब जैसे अभी चुनाव आ रहा है, अब 33 पंचायत चुनाव है, फिर 2027 के विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा प्लान है कि ताकि पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो? त्रिस्तरीय चुनाव में तो हमारा कोई ऐसा खास ध्यान नहीं है ना, उनका कार्य क्षेत्र है इस पे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमें इसे जनता का मुद्दा बनाना, अपने मतलब की स्थिति ये पैदा करनी है कि गांव गांव में जो भी नेता जा, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे सवाल पूछे जा, जो आज तक सवाल किसी ने करे नहीं, उन तक पूछा जा कि हमें आज तक आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी हमें आज तक एम्स, हाई कोर्ट, शिक्षण संस्थाएं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आपने 7 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो हमें दिया, हमें कब दोगे ये चीजें? हमारे आपने जो रागणी जैसी सांस्कृतिक विरासत थी उसे खत्म कर रही। अरे भाई, नोएडा में आकर के ट्रेड फेयर हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वहां पर अवधी को, बुंदेली को, आप जो है भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे, वहां आपने जो है खड़ी बोली को, कोरवी भाषा को कोई ध्यान ही नहीं दिया। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी फरवरी में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा कि जो एक प्रवाह हिंदी में नहीं बोल सकते, वो भोजपुरी में बोल सके, वो बुंदेली में बोल सके, वो अवधी में बोल सके। भाई ये 12 से 14 जिले जो कोरवी भाषा बोल रहे, बल्कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर भी जो है कोरवी भाषा बोल रहे, उन्हें आप बढ़ावन दे रहे। आप नोएडा में जो है फिल्म सिटी तो बना रहे हो नोएडा को, लेकिन हमारे लोकल के अभिनेताओं को बुला नहीं रहे, जिन्हें करोड़ों लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश की देखे। आप जो है हमारी भूमि पे आकर के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसे बल्कि और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे, आप हमारे लोगों को नहीं यहाँ पे पूछ रहे, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। पश्चिमांचल जो विकास परिषद है, इसकी अपना कैपिटल कहाँ होगी? इसमें देखो, मैं वैसे कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अगर पीछे का भी देखें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं, उन्होंने पंडित नेहरू ने 7 जुलाई 1952 में संसद भवन में कहा था कि 4 हिस्सों में बंटना चाहे, एक की राजधानी मेरठ, एक की इलाहाबाद, यानी कि चारों की अपनी अपनी अलग बताई थी। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स किताब आती है 1955 में, उन्होंने उसमें खुलेआम कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में विभाजित हो, एक की राजधानी बने मेरठ, एक की इलाहाबाद और एक की और बताई थी, वो मेरे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरठ बताई थी उन्होंने। ऐसे ही आगे बहुत सारे लोगों ने जो है मेरठ को ही रखा। ऐसा हो जाए मेरठ में कैपिटल दे दे, हाई कोर्ट जो है आगरा में दे दे, वो तो बैलेंस बनाने की बात है। तो नितिन स्वामी जी, लगातार आप देखो कम उम्र में इन्हें चिंता है कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, और लगता है कि जब कोई प्रदेश बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लगातार इन्होंने मुद्दा उठाया पश्चिमांचल विकास परिषद के नाम से, तमाम जो 18 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन 14 जिलों में इन्होंने कमेटी बना ली, लगातार घूम रहे हैं। इनके अपने मुद्दे हैं कि यहाँ जो लगातार जल प्रदूषित हो रहा है उस पर रोक लगे, जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे बेहतर हो, पेड़ों को कैसे बचाया जाए, अपनी भाषा को कैसे बचाया जाए, अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। इनको लगता है कि जो हमारी कोरवी भाषा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा उसके साथ भी नाइंसाफी की जा रही है, और दूसरी भाषाओं पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन जो कोरवी भाषा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जिसकी पहचान है, और चूँकि मेरठ का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतलब हस्तिनापुर होता है। हस्तिनापुर एक दौर में ऐसा देश था, जैसा आजकल हम अमेरिका को बहुत बाहुबली मानते हैं, उसके बाद भी जो यहाँ की परंपरा है उन्हें भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और नितिन
नितिन जी आज आए और आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा, अपनी बहुत सारी समस्याएं रखी और ये भी बताया कि बड़ा प्रदेश होने की वजह से न्याय कितना प्रभावित है, बड़ा प्रदेश होने की वजह से रोजगार कितना प्रभावित है। तमाम मुद्दों को बहुत खुलकर बोले नितिन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर नितिन जी का मुद्दा सही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके जरूर लिखें कि क्या पश्चिमांचल विकास परिषद का गठन होना चाहिए, क्या प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, क्या प्रदेश का बंटवारा होने से आने वाले समय में ये प्रदेश संपन्न होगा। तो ये तमाम चूंकि जानकारी आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।